नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि चंद्रवरदाई के द्वारा रचित काव्य पद्मावती समय की। पद्मावती समय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल है, अतः इसके छंदों की व्याख्या को जानना सभी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का एक ऐसा महाकाव्य ग्रंथ है जिसके वृहद संस्करण में 69 अध्याय हैं। इसके प्रत्येक अध्याय में पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित कथा का वर्णन किया गया है। पद्मावती समय इसी पृथ्वीराज रासो का 20वां अध्याय है। इसमें रासो के नायक दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और समुद्र शिखर के राजा विजय की पुत्री राजकुमारी पद्मावती के पारस्परिक प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी सुंदर मिश्रण किया गया है। पद्मावती समय एक ऐसी काव्यात्मक रचना है जिसमें कवि ने अपने अद्भुत काव्य कौशल का परिचय दिया है। चलिए इस काव्य से संबंधित कुछ छंदों की व्याख्या आज हम देखेंगे। पहला छंद है मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय बाल वेश ससीता समीप अमृत रस पिन्नीय विगसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय हीर कीर अरुबिंब मोती न ससिस अहि घुट्टिय छपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचय सचिय पद्मनी रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रची। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। मनहु का अर्थ है मानो, शशिभान अर्थात चंद्रमा, बन्नी अर्थात बनी हुई या बनाई गई है, बाल वेश का मतलब है वह बाल्यावस्था, इसी प्रकार मृग का मतलब है हिरन, भ्रमर जो भंवरा, बैन का मतलब है बांसुरी, कीर का मतलब होता है तोता। तो इस प्रकार ये जो कुछ शब्द हैं इनके अर्थ हमने यहाँ पे बताए। और गयंद शब्द का अर्थ है हाथी, हरि का मतलब है सिंह। तो चलिए हम इसका पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ इसका यही है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो छंद है, ये महाकवि चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पद्मावती समय से अवतरित है। इसमें कवि ने पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के प्रेम तथा विवाह का सुंदर वर्णन किया है। इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों में चंद्रवरदाई ने विभिन्न प्रकार के उपमानों के द्वारा राजकुमारी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य तथा नक्सिक का परंपरागत रूप में वर्णन किया है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय बाल वेश ससीता समीप अमृत रस पिन्नीय। अपनी अद्भुत कल्पना के आधार पर कवि कहते हैं कि राजकुमारी पद्मावती को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह चंद्रमा की कला है। मनहु कला शशिभान का मतलब है कि मानो वह चंद्रमा की कला है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कला 1600 बनी, कि वो चंद्रमा की 16 कलाओं से ही निर्मित हुई है या चंद्रमा की 16 कलाओं से ही उसका निर्माण किया गया है। बालवेश ससीता समीप अमृत रसपिन्नीय। बालवेश अर्थात जो राजकुमारी पद्मावती है वो अभी बाल्यावस्था की ही है, मतलब छोटी ही है, फिर भी बाल्यावस्था में भी उसका जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि शशि ता समीप, कि जो चंद्रमा है, शशि का मतलब है चंद्रमा, ता समीप अर्थात उसके समीप जाकर अमृत रस पिन्नी, अमृत रस का पान कर रहा है। कहने का आशय है कि उसका सौंदर्य चंद्रमा के समान मन और आंखों को सुख और शांति देता है। आगे कवि कहते हैं बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय हीर कीर अरुबिंब मोती नससिस अहि घुट्टिय। अब यहाँ पर जो कवि हैं राजकुमारी पद्मावती के नख सिक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके मुख, नेत्र, हाथ और चरण आदि सुंदर अंगों ने विकसित कमल को, विगसी कमल का मतलब है कि जो उसके अंग प्रत्यंग हैं उनके सौंदर्य ने विकसित कमल को, मृग भ्रमर, मृग का मतलब है कि जो उसके नेत्रों की चंचलता है
उसने मृग को, हिरण को, और केशों की काली माँ ने भ्रमर को, बैन का मतलब है बांसुरी, अर्थात उसकी जो वाणी की मधुरता है उसने बांसुरी को, और जो उसकी जो बाल सुलभ चंचलता है उसने खंजन पक्षी और मृग को भी लूट लिया है या पराजित कर दिया है। मतलब ये जितने भी सौंदर्य के उपमान हैं, जैसे कमल है, मृग है, भ्रमर, बैन, खंजन और मृग, ये सब जो सौंदर्य के उपमान हैं ये सब राजकुमारी पद्मावती के सामने फीके लगते हैं। हीर कीर अरुबिंब मोती नससिस अहि घुट्टी। आगे कवि राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो उसके रूप का सौंदर्य है या उसका जो अंग प्रत्यंग है वो सौंदर्य के जितने भी उपमान हैं उनसे मिलकर के बना है। हीर अर्थात जो उसके शरीर की जो कांति है वो कैसी है, हीरे के समान चमकदार है। इसी प्रकार से उसका जो नासिका है वो तोते की चोंच के समान नुकीली है। कीर का मतलब होता है तोता, उसकी नासिका तोते की चोंच के समान नुकीली है। और जो उसके अधर हैं, जो उसके होठ हैं, वो बिंबा फल के समान लाल हैं। ऐसे ही उसके जो नाखून हैं वो मोतियों के समान आभा वाले हैं। और उसके जो केस हैं, अही घुट्टी है, मतलब उसके जो केस हैं वो नागिन की तरह से उसकी चोटियां हैं, जो बाल हैं उसके वो नागिन की तरह से लंबे और काले हैं। तो इस प्रकार जितने भी सुंदरताओं के जो हम उपमान रखते हैं उन सभी से राजकुमारी पद्मावती का निर्माण हुआ है। छपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संजय सजी। यहाँ पर जो कवि हैं वो राजकुमारी पद्मावती की चाल की प्रशंसा या उसकी गति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसका जो चलने का ढंग है या जो उसकी जो गति है वो इतनी सुंदर है कि उसको देखकर गयंद अर्थात हाथी, हरि अर्थात सिंह और हंस ये भी छिप जाते हैं। हाथी की सी मस्ती, सिंह सा गौरव और हंस की जैसी मंथरता जो है वो राजकुमारी पद्मावती की गति में देखने को मिलती है। बिह बनाए संचय सची, इस प्रकार बिह का मतलब है विधाता ने, बनाए संचय सची सांचे में ढालकर राजकुमारी पद्मावती को बनाया है। पद्मिनी रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रची। तो इस प्रकार पद्मिनी के समान रूपवान पद्मावती को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की पत्नी कामिनी के रूप में विधाता ने पुनः उसका निर्माण किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस छंद में कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें एक आकर्षक गेयता है, लय है, साथ ही जो भाव हैं उनकी मनमोहक अभिव्यक्ति की है। अगर हम इस छंद में अलंकार को देखें तो मनहु कला शशिभान और मनहु काम कामिनी रचिय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी प्रकार बाल बेश और हरिहंस में छेकानुप्रास अलंकार है। और पूरे पद में अगर हम देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये इनका पहला छंद है। अब हम देखते हैं दूसरा छंद। दूसरा छंद है मनहु काम कामिनी रचिय, रचिय रूप की रास, पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनि हर पास। इस छंद में कवि चंद्रवरदाई ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है और उसके प्रभाव की चर्चा की। कवि कहते हैं कि मनहु काम कामिनी रचिय, रचिय रूप की रास, कि पद्मावती का रूप देखकर ऐसा लगता है मानो विधाता ने रूप की राशि, रचिय रूप की रास, रूप की राशि कामदेव की पत्नी रति को, कामिनी का मतलब है कामदेव की पत्नी रति कहें या उसे कामिनी कहें, पत्नी रति को अपने समक्ष रखकर पुनः पद्मावती की रचना की है। कहने का भाव है कि पद्मावती रति के समान ही परम सुंदरी है। मानो विधाता ने पद्मावती के रूप में एक अन्य रति का निर्माण किया है। पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास। कवि कहते हैं कि उसका रूप सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह पशु पक्षियों को तो मोहित कर ही लेता है, साथ ही देवता, मनुष्य और श्रेष्ठ मुनि भी उसके सौंदर्य में आकर्षित होते हैं।
या उसके सौंदर्य के जाल में बंध जाते हैं। मुनियर पास मतलब उन्हें अपने पास में वो बंधन में बांध लेती है। भाव यह है कि ये सभी उसके रूप सौंदर्य के बंधन में पड़कर आसक्त हो जाते हैं और इस प्रकार जो राजकुमारी पद्मावती है वो परम सुंदरी है। अब अगर इस छंद में हम देखें तो इसमें पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि सभी पद्मावती के सौंदर्य को देखकर आसक्त हो जाते हैं, ये बताया गया है। साथ ही इसमें डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा का आकर्षक रूप देखने को मिलता है। दोहा छंद का एक सुंदर प्रयोग किया गया है और माधुर्य प्रसाद गुण से संपन्न शैली है और भावों की मनमोहक अभिव्यंजना की गई है और भाषा सरल एवं बोधगम्य है। अब हम आगे देखेंगे, आगे का छंद देखेंगे। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, जाने चतुर्दश अंग सठ, रति बसंत परमा। इस छंद में कवि ने राजा विजय की पुत्री और राजकुमारी पद्मावती के सामुद्रिक गुणों की चर्चा की है। महाकवि चंद्रवरदाई पद्मावती के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, कि पद्मावती के शरीर के अंगों में सभी मंगलकारी सामुद्रिक लक्षण विद्यमान है। सामुद्रिक लक्षण का मतलब है एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य के जो शारीरिक अंग है उसके आधार पर उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो उनमें जो भी लक्षण एक श्रेष्ठ नारी के बताए गए हैं वे सभी लक्षण जो है वो पद्मावती के भीतर या पद्मावती में उन सभी मंगलकारी सामुद्रिक लक्षण विद्यमान है। वह 64 कलाओं में सुजान है या 64 कलाओं में पारंगत है। जाने चतुर्दश अंग सठ, रति बसंत प्रमाण। इसके साथ साथ वह चतुर्दश अर्थात 14 कलाओं की या 14 विद्याओं की पूर्ण ज्ञाता है तथा वेद के 6 अंगों या 60 दर्शन की भी ज्ञाता है। अंग 60 का मतलब है कि जो वेद के 6 अंग बताए गए हैं उनकी भी वो ज्ञाता है। कहने का आशय यह है कि उस राजकुमारी ने सभी विद्याओं, वेद, वेदांगों तथा सभी दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त कर रखा है। वह रति के समान सुंदरी है और बसंत के समान पूर्ण यौवना है। रति बसंत परमान, रति के समान सुंदर है और बसंत के समान पूर्ण यौवना है। जैसे कहते हैं ना कि जब बसंत है वो ऋतुओं का राजा माना जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तो सब जगह सुंदर दृश्य हो जाता है, प्रकृति जो है खिल उठती है। उसी प्रकार से वो भी पूर्ण यौवना है, उसका जो सौंदर्य है पूर्ण रूप से खिला हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कवि ने राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और सुंदर नारी के सभी गुण लक्षण पद्मावती में बताए हैं। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष तथा छंद, ये जो है इनकी विषय में बताया गया है। षड दर्शन का मतलब है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत, इसके बारे में बताया है। डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा का सफल प्रयोग है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने पद्मावती समय के कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या इस वीडियो में की है। इसके आगे के छंदों की व्याख्या मैं दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन छंदों की व्याख्या को समझने में आसानी होगी और जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।